चैप्टर 9 इश्क का खेल। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे ही उस लड़के ने अपने माँ के हाथ में उसकी बनाई ड्राइंग देखा तो कुछ देर के लिए वो खुश हो गया, पर तभी उसके आंखों से आंसू आने लगे। उसने अपने होंठ को दबा लिया जिससे उसकी रोने की आवाज भर न जा सके। असल में उसकी माँ ने उसकी बनी ड्राइंग को फाड़ दिया था, पर पहली बार नहीं था कि उसकी माँ ने ये सब किया था। अब उस लड़के की माँ ने अपना रुख फिर से बच्चे की तरफ किया। वो चल के उसके पास आई। अपना सर ऊपर उठाव। ये सुनकर वो लड़के ने जल्दी से अपना सर ऊपर उठा लिया, पर जब उस लड़के की माँ ने उसके आंसू देखे तो उससे चीड़ मची। उसने अपने हाथ में पकड़ा रुमाल उस लड़के के मुंह पर फेंक के मारा। उस लड़के ने जल्दी से रुमाल से अपने आंसू पोंछे और रुमाल को अपने जेब में रख, क्योंकि उसे पता था कि उसका उसे किया हुआ रुमाल उसकी माँ टच भी नहीं करेगी। उसकी माँ ने एक चेयर अपने तरफ खींचकर उसके ऊपर बैठ गई। अब से ये भी तुम फालतू की चीज करते हो ना, वो करना बंद करो। मुझे इसमें तुम्हारे नाटक नहीं चाहिए। तुम अगले हफ्ते से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो तो याद रखना, अपने उन गरीब दोस्त से कम ही मिलना, क्योंकि जैसे ही तुम बिजनेस में कदम रखोगे वैसे ही मीडिया की नज़र तुम पे ही होगी। जैसे ही उस लड़के ने ये बात सुनी उसने अपनी नज़र उठा के अपनी माँ को देखा, फिर अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, माँ पर मुझे बिजनेस नहीं आता है, मुझे मिलिट्री में जाना है। ये सुनकर इस लड़के की माँ अब उस लड़के के सामने झुक के कहा, तुम्हें पूरा बिजनेस नहीं देने वाली, बस तुम्हें वहाँ पे काम करना है। हमरे पूरे घर में सब लोग छोटे ही उम्र में बिजनेस ज्वाइन किया है और अभी सब लोग की नज़र हम पे ही है, इसलिए तुम्हें बिजनेस ज्वाइन कर पड़ेगा। ये सुनकर इस लड़के ने डरते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। उसकी माँ ने अब वहां से उठ के चली गई। वो लड़का अभी तक वैसे ही खड़ा रहा जैसे पहले था। उसने धीरे से सर उठा के एक बार वहां देखा, यह उसकी माँ खड़ी थी। जब उसको यकीन हो गया कि अब उसकी माँ वह पे नहीं है तो उसने धीरे से जाके दरवाजा बंद कर दिया। अब वह लड़का अपने ड्राइवर के पास जाके उसे खोलता है। अंदर कुछ और चीज भी पड़ी थी जिसको वह लड़का हटाने लगता है। सब निकलने के बाद उसने देखा कि अब अंदर सिर्फ एक पेपर था। ये कोई आर्मी फॉर्म था जिस पे सारे डिटेल्स पहले ही भर चुकी थी, पर बस पेरेंट सिग्नेचर की जगह खाली थी। वह लड़के की आंख में फिर से आंसू आजता है जिस वह चश्मा उतर कर साफ करके फिर से चश्मा पहन लेता है। असल में उस लड़के को आर्मी ज्वाइन करना था और उसे वक्त उसको ये टेम्पलेट उसके सर ने दिया था, क्योंकि उनको पता था कि उस लड़के को क्या बना था। उसने सोचा था कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे भी करके माना लेगा, पर अब ये भी मुमकिन नहीं था। उस लड़के ने उस पेपर को उठा के एक बॉक्स में रख दिया जिसके ऊपर माई ड्रीम्स लिखा था। अचानक उज्ज्वल अपनी आंखें खोलता है। उसकी नो में कुछ नहीं था सिवाय एक खालीपन के। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे जो ये बता सकता था कि ये कोई स्टैच्यू नहीं है, वरन इतने देर से उज्ज्वल एक ही पोजीशन में कब से खड़ा था। तभी वहां पे कार्तिक आता है। कार्तिक वहां आके उज्ज्वल के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी उसको उज्ज्वल की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ? उसकी ये आवाज सुन के कार्तिक ने जल्दी से बिना वक्त गवाए कहा, सर न्यूयॉर्क से भाई का फोन आया था। ये सुनकर अब उज्ज्वल के माथे पर सिकन आजती है। उसने कुछ पल अपनी आंख बंद की और फिर उन्हें खोलकर कहा, आगे बोलो। बस और क्या था, कार्तिक इसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जो भी खबर कार्तिक उज्ज्वल को देता था वो उसके मूड के अकॉर्डिंग सुनता था। सर किसने वहां घुस के सारी इंफॉर्मेशन निकल ली है और उनका कहना है कि सैयद उसमें आप भी शामिल हो। ये सुनकर कार्तिक ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उज्ज्वल के फेस पे कोई भी एक्सप्रेस नहीं था। उज्ज्वल ने बस इतना कहा, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस वक्त उनके काम के बीच आना चाहिए, और जहां तक मुझे पता है वो भी वहां पे पहुंच गया होगा। ये बात कार्तिक को भी सही लगी तो उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। उज्ज्वल वहां से सीधा विला के अंदर चला गया। विला में एक जगह पहुंचने के बाद उज्ज्वल ने अपने शूज उतार दिए। उसके सामने शिव जी की बड़ी सी मूर्त थी। उज्ज्वल वहां जाके अपना माथा मूर्त के सामने झुका दिया। एक महादेव ही थे जिसके आगे उज्ज्वल अपना सर झुकाता था।
गुरु भी वहां पर आ चुका था पर वो अंदर नहीं आया और अपने जगह ही खड़ा रहा। आधे घंटे के बाद उज्जवल उसके पास आया। गुरु ने उज्जवल को देख के झुकने ही वाला था कि तभी उज्जवल उससे हाथ के इशारे से रोक देता है, जिससे वह भी अपनी जगह रुक जाता है। उज्जवल गुरु को बोलने का इशारा करता है जिससे गुरु कहने लगता है, सिर उन 6 लोग में से अभी एक बाहर आ गया है और इसके आगे गुरु कुछ बोलता कि तभी उज्जवल को आवाज उसके कान में पड़ती है, एक नहीं दो लोग बाहर निकल के आ गया ही और दूसरा सामने से बाहर आया है। उज्जवल की ये बात गुरु को समझ नहीं आती। उसको इतना तो पता था कि पहले इंसान को वो जनता है पर ये दूसरा कौन है, ये बात उसको समझ नहीं आता। पर ये भाव वो अपने चेहरे पे आने नहीं देता है। न्यूयॉर्क। अब तक न्यूयॉर्क में रात हो चुकी थी। वही रूही जब से आई थी तब से बहुत बसी थी, पढ़ाई या यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि इतने दिन से पेंडिंग पड़े अपने के ड्रामा देखने में। उसको अब के ड्रामा देखने हुए रात होने लगी थी और इसके साथ अब उसकी भूख बढ़ने लगी थी। उसने सोचा क्यों न कुछ खाया जाए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये ही सब सोचते हुए रूही ने अपना फोन निकाला पर तभी उसको याद आया जब वो यहाँ आ रही थी तब उसकी फ्रेंड ने कहा था कि न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट बहुत अच्छे होते हैं। ये सोचकर रूही जल्दी से फोन रखकर तैयार होने ही जा रही थी कि तभी उसको रोहन की बात याद आती है। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे पर फिर रूही ने अपना फैसला ले ही लिया। रूही ने अपने मन में कहा, दूसरी के लिए रूही रुक जाए वो रूही हो ही नहीं सकती। ये बोलकर उसने अपने बाल जोर से हवा में लहरा दिए पर दूसरे साइड से उसके बाल ने आके उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। रूही को थोड़ा खुद पे ही गुस्सा आया पर उसने अपने मन को शांत किया और तैयार होने लगी। रूही ने एक सिल्वर हुडी और जीन्स पहना था, बालों का मेसी बन बनाया था। रूही मुंह पे एक मास्क, आंखों पर चश्मा लगाया था। इन सब में रूही पहचान भी नहीं आ सकती थी। रूही ने एक नज़र अपने फोन को देखा जिसके वॉलपेपर पे उसकी बहन अवनी और उसकी साथ में फोटो थी। रूही ने गहरी सांस लिया और अपने घर से जल्दी निकल गई। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में एक सुनसान सड़क पर 3-4 ट्रक खड़ी थी जिसके अंदर कोई चीज डाली जा रही थी। उस ट्रक के पास ही एक आदमी खड़ा था जिसने मुंह से लेके पर तक काले कपड़े पहने थे। शायद वो उस ट्रक पर नजर रख रहा था। उस लड़के ने दूसरे लड़के को रुका कर कहा, वो अभी तक आई क्यों नहीं? ये सुनकर सामने वाले ने अपना गर्दन झुका कर कहा, सर अभी अभी पता चला है कि उनकी कार बीच में ही खराब हो गई थी, ऊपर से उनका किसी के साथ जागदा भी हो गया है। उसकी ये बात पर पहले लड़के ने अपने सर पे हाथ रखकर हल्का सा दबाया, पर फिर उसने उसको जाने के लिए कहा और फिर से कम देखने लगा। तारांकन 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 तारांकन। रूही चलकर सारी जगह देख रही थी कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है पर तभी रूही ने देखा कि सामने से रोहन के फ्रेंड्स आ रहे थे। रोहन ने पहले ही अपने सारे दोस्त से रूही को मिलवाया था इसलिए रूही उनको पहचान गई। अब उसको लग रहा था कि होना हो रोहन भी यही होगा पर उसको रोहन कहीं नहीं दिखा पर अब वो पूरी तरह डर चुकी थी क्योंकि रोहन के फ्रेंड्स तो उसको जानते थे। रूही ने जल्दी से एक सुनसान सड़क पर चलना शुरू किया जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। थोड़ी दूर चलकर रूही ने गहरी सांस ली और अपना फोन निकल के रोहन को फोन किया। कुछ ही देर में रोहन ने फोन को आंसर किया पर जब तक रूही कुछ पूछ पाती उससे पहले ही रोहन ने सामने से कहा, सॉरी रूही पर थोड़े लेट हो जाएगा आने में इसलिए तू मेरा वेट मत करना। इतना बोलकर रोहन शांत हो गया तो रूही ने बस थोड़ा एक्टिंग करते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, बस मुझे तेरी फिक्र हो रही थी इसलिए चल जल्दी आ जाना, दारू शराब किसी को भी हाथ मत लगाना। ये बोलकर रूही ने जल्दी से फोन कर दिया और गहरी सांस लिया कि चोली रोहन का तो टेंशन खत्म हुआ। अब बचा उसका भूख का प्रॉब्लम पर अब वो फिर से जा भी नहीं सकती थी। इसलिए वो आगे बढ़ती रही तभी उससे किसी की आवाज सुनाई दी। पहले तो रूही ने उससे इग्नोर किया पर फिर से वही आवाज आई तो अब रूही से रहा नहीं गया और वो उस आवाज के पीछे जाने लगी, आई मीन आवाज के दिशा में जाने लगी।
कुछ दूर पूछकर उसको वो आवाज अच्छे से सुनाई दे रही थी। किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी या तो किसी गन की आवाज। रूही थोड़ा और आगे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रूही ने ऐसा भी क्या देख लिया था सामने। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।